गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश कैनवस। आज हम एनसीईआरटी हॉर्नबिल का चैप्टर 3 जिसका नाम है डिस्कवरिंग टर्ट द सागा कंटिन्यूस पढ़ेंगे, जिसके राइटर हैं AR विलियम्स। ये चैप्टर एक हिस्टोरिकल डिस्कवरी और साइंटिफिक मिस्ट्री दोनों का कॉम्बिनेशन है, जो इजिप्ट के बहुत ही फेमस पैरो टूटनखामन, जो कि एक किंग टर्ट थे, उनकी लाइफ, उनकी डेथ और उनकी मिस्टीरियस टॉम के बारे में बताता है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे एक किंग, एक टर्ट की डेथ हो जाती है और उसके डेथ के हज़ारों साल बाद भी उनकी जो कहानियाँ हैं वो दुनिया भर के साइंटिस्ट और हिस्टोरियंस का फेवरेट रिसर्च का टॉपिक है। मतलब आज भी उनको ये जो डिस्कवरी है कि किंग टर्ट की डेथ के हज़ारों साल बाद भी उनकी ये जो मिस्टीरियस टॉम है, इसके बारे में वो रिसर्च करना चाहते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सीटी स्कैन, डीएनए टेस्टिंग के मीडियम से उनके जीवन की मिस्ट्री को समझने की कोशिश की गई है, इसलिए इसको ये नाम दिया गया है, डिस्कवरिंग टर्ट द सागा कंटिन्यूस। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए, आपको ये क्लास हेल्पफुल लगे, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए पढ़ते हैं चैप्टर को, डिस्कवरिंग टर्ट द सागा कंटिन्यूस। ही वॉज जस्ट अ टीनेजर वेन ही डाइड। तो ये बात हो रही है टर्ट की, जब उनकी डेथ हुई तो वो बस एक टीनेजर थे, मतलब बहुत ही कम एज में इनकी डेथ हो गई थी। द लास्ट ईयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर्स फॉर सेंचुरीज। तो ये टर्ट के बारे में बोल रहे हैं कि इनकी डेथ बहुत ही कम एज में हो गई थी। ये बस एक टीनेजर थे, मतलब बहुत ही कम एज में थे तब इनकी डेथ हुई थी। ये अपनी फैमिली की, अपनी पावरफुल फैमिली, जिन्होंने इजिप्ट और मतलब उनका जो एम्पायर था, मतलब उन्होंने इजिप्ट पर बहुत ही सेंचुरीज तक उनकी फैमिली ने रूल किया। तो उसके ये लास्ट ईयर थे। मतलब वो इस पावरफुल फैमिली जो कि इजिप्ट पर रूल कर रही थी काफ़ी सालों से, काफ़ी सेंचुरीज से, उस फैमिली के लास्ट ईयर थे और इनकी जो डेथ थी वो काफ़ी कम एज में हो गई थी। He was laid to rest laden with gold and eventually forgotten। तो जब इनकी डेथ हुई, मतलब जब भी इजिप्ट में क्या होता था, जो किंग और क्वींस की जब डेथ होती थी तो इनकी डेड बॉडी के साथ जब इन्हें बरी किया जाता था तो इन्हें बहुत सारा गोल्ड वगैरह के साथ पूरा लाद कर इनको मतलब बरी किया जाता था। Since the discovery of his tomb in 1922, the modern world has speculated about what happened to him, with murder being the most extreme possibility। तो 1922 में, मतलब इनकी डेथ के हज़ारों सालों बाद 1922 में जब डिस्कवरी शुरू हुई इनकी टॉम की, तो मॉडर्न वर्ल्ड ने ये स्पेक्यूलेट किया कि क्या हुआ होगा इनके साथ। मतलब हज़ारों साल पहले जब इनकी डेथ हुई तब इनके साथ क्या हुआ होगा। ऐसा डाउट था रिसर्चर्स को, साइंटिस्ट को, कि शायद इनको मर्डर किया गया हो। मतलब एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी थी जिस तरह से इनकी इतनी कम एज में डेथ हो जाना, और जो भी सिनेरियो रहा होगा। और इतने सालों बाद 1922 में, तो आज से करीब 103 साल पहले जब ये रिसर्च चालू हुई, तो ऐसा लगा साइंटिस्ट को कि शायद इनका मर्डर हुआ हो। नाउ लीविंग हिज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन almost 80 years, Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death। अब इनकी टॉम को पहली बार, मतलब इनको इनकी नाउ लिविंग हिज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, इनकी टॉम को 80 सालों में पहली बार इन्होंने छोड़ा और टट को सिटी स्कैन के लिए भेजा गया। और सिटी स्कैन जब हुआ इनका, तो वहाँ पर और भी ज़्यादा क्लू आए जो इनकी लाइफ और इनकी डेथ को इंडिकेट करता है, एंड प्रोवाइड प्रिसाइज डेटा ऑफ एन फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक रिस्ट्रक्शन फॉर द बॉयज फेरो। तो वो जो सिटी स्कैन हुआ, उससे जो हिंट्स मिले, जो क्लूज़ मिले, उसने प्रोवाइड किया एक प्रिसाइज डेटा को, एक फॉरेस्टिक रिकन्स्ट्रक्शन जो था, एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन का जो डेटा था वो प्रोवाइड किया गया है सिटी स्कैन के थ्रू, जो कि बताता है इस बॉयज पैरों के बारे में। क्योंकि ये बॉयज इसलिए कहा गया है क्योंकि ये बहुत ही कम एज में इनकी डेथ हो गई थी, और बहुत ही कम एज में डेथ होने के पीछे कोई बड़ा रीज़न ही हो सकता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं आगे कि क्या रीज़न रहा होगा इनकी डेथ के पीछे।
An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valleys of the Kingdoms. अब तेज़ हवाएं, एंग्री हवा है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, और रेत के जो बवंडर बने हैं, मतलब जो रेत, मतलब रेगिस्तान में चल रही है ये हवा बहुत तेज़, और रेत के भवंडर जो बन रहे हैं वो किंग तट को उसकी कब्र से, उसकी उनकी टॉम से बाहर ले जाया जा रहा था। मतलब ये वो सीन की बात है जब किंग टट को उनके टॉम से, उनके रेस्टिंग प्लेस से बाहर लेके जाया जा रहा था, जो उनकी एंशियंट इजिप्शियन सिमेट्री थी, जिसको जिसको जिसका फेमस नाम है द वैलीज ऑफ किंग। तो इनको वहाँ से बाहर लेके जाया जा रहा था। तो तब हवाएं बहुत तेज़ चल रही थी, मतलब हवा बहुत ही तेज़ थी, बहुत ही एंग्री थी, और रेत के बवंडर बन रहे थे जब किंग टट को उनकी टॉम से, उनके रेस्टिंग प्लेस से बाहर ले जाया जा रहा था। ये जो सीन था ये बहुत ही मिस्टीरियस था, बहुत ही डरावना सा था। उन्हें उस पुरानी एंशियंट इजिप्शियन सेमेट्री से निकाला गया, जिसे वैली ऑफ द किंग्स भी कहते हैं, जहाँ पर और भी कई सारे फेरो जो है वो, वहाँ पर उनको बरी किया गया था। फेरो फेरो किंग होते हैं, तो जहाँ पर और भी बहुत सारे फेरो जो है उनको दफन किया गया था, वहाँ पे और भी थे, लेकिन इनको बाहर लेके जाया जा रहा था। The dark-bellied cloud that scudded across the deserted sky all day, and now veiling the stars in the cascade grey. सो जो पूरे दिन काले बादल रेगिस्तान के आसमान पर, मतलब रेगिस्तान जहाँ था, ये जहाँ से ये इनकी टॉम थी, वहाँ पर मतलब आसमान में तेज़ी से भाग रहे थे काले काले बादल, मतलब माहौल बहुत ही भारी था। अम, और तारे जो हैं, मतलब जो स्टार्स हैं, वो उसमें भी, मतलब जो ब्लैक क्लाउड्स हैं उन्हें भी ढक रहे थे, जैसे उसको चादर से ढक दे रहे थे, मतलब बादल ना बिल्कुल चादर की तरह काम कर रहे थे, वो स्टार्स को भी ढक रहे थे, मानो आसमान भी कैस्केड ग्रे, कैस्केड जैसा, ताबूत जैसा धुंधला हो गया हो। राइट। इट वॉज 6 PM ऑन जनवरी 5 जनवरी 2005। तो ये टाइम है आज से करीब 20 साल पहले का, 5 जनवरी 2005 शाम के 6 बजे। मतलब यहाँ पर मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च होने वाली है। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी glided head into first into the city scan brought here to probe the dangerous medical mysteries to this little understood young ruler who died more than 3300 years ago. दुनिया के सबसे फेमस मम्मी जो है, मम्मी बोलते हैं, पहले के टाइम में जो बनता है ना आपको, इजिप्शियन जो किंग्स क्वीन हुआ करते थे, उनको ना जब उनकी डेथ हो जाती थी तो उनको बहुत सारे ट्रेजर के साथ, बहुत सारे सोने चांदी हीरे जवाहरात के साथ उनको ना बरी किया जाता था, और उनके लिए पूरे पिरामिड्स की फॉर्म में टॉम बनाए जाते थे, और उनकी ना पूरी बॉडी को बैंडेज से कवर कर दिया जाता था, तो उसको कहते थे मम्मी। सो आपने मूवीज़ भी देखी होंगी, मम्मी, द मम्मी नाम से। तो दुनिया की जो फेमस मम्मी है टट, जिसका नाम है, उनका जो ये जो उनकी बॉडी थी जिसे काफ़ी प्रिजर्व करके रखा गया था, उनके सिर की ओर से ना धीरे से सिटी स्कैनर में इनको डाला गया, मतलब सिटी स्कैन किया गया, मतलब मॉडर्निस्टिक रिसर्च जो इन्वेस्टिगेशन है वो चालू हो गई। और इस इन्वेस्टिगेशन का जो मोटिव था वो ये था कि 3300 साल पहले, मतलब 3300 ईयर्स पहले, जो ये फ़ेरोज़ जो था मर गए थे, मतलब ये तो इतनी यंग रूलर थे, इनकी मौत क्यों हुई, और इनके शरीर से जुड़ी और भी जो चीज़ें थी, जो मिस्ट्री थी, उसको भी सुलझाना चाहते थे हिस्टोरियंस और साइंटिस्ट, इसलिए इनका इनका सिटी स्कैन किया जा रहा था। आगे पढ़ते हैं। All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped, rock-cut tomb, some 26 feet underground to pay their respect. um, अब क्या हुआ कि पूरी दोपहर तक जो नॉर्मल टूरिस्ट हैं वो लाइन लगाते रहे, क्योंकि ये जगह एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस बन गई थी। मतलब ये जगह जो बनी हुई है, ये जो टॉम था, ये वैसे भी मतलब बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस था, क्योंकि यहाँ पर दुनिया के सबसे फेमस तट जो है
मम्मी की फॉर्म में रहते थे, तो लोग वैसे भी इनको देखने आते होंगे। और ये जो टॉम जो बना था ना, ये कोई आम टॉम नहीं था, ये रॉक को काट कर, लिखा है ना यहाँ पे रॉक कट टॉम्ब, रॉक को काट कर ये कब्र बनाई गई थी। और ये इसमें मतलब रॉक को काट के इसके अंदर, मतलब रॉक के अंदर 26 फीट नीचे उतर कर लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि देने आते थे, रिस्पेक्ट देने आते थे मम्मी को, मतलब किंग टट को। तो बेसिकली जो ये टॉम्ब है, ये हिस्टोरिकल प्लेस, टूरिस्ट प्लेस इसलिए भी है क्योंकि ये कोई आम टॉम्ब नहीं है, चट्टान को काट करके बनाया गया। और इस कब्र में 26 फीट नीचे उतर कर लोग रिस्पेक्ट देने चाहते थे, श्रद्धांजलि देने चाहते थे। मतलब यहाँ पर हमें दिखता है कि हिस्ट्री के तरफ काफ़ी अट्रैक्शन था लोगों का। They gazed at the murals on the walls of the burial chamber, peered at Turt's glided face. The most striking feature of his mummy-shaped outer coffin lid. और यहाँ की मतलब मम्मी तो था ही यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक और बहुत ही अच्छी चीज़ थी मूरल्स की। मूरल्स मैंने आपको पहले ही बताया था, मूरल्स होती है दीवारों पर जो पेंटिंग होती है ना, तो यहाँ की जो मूरल्स थी वो बहुत ही देखने लायक थी। यहाँ पर जो टट का जो गिल्डेड फेस था, मतलब सोने सोने से मढ़ा हुआ तट का जो वो था कॉफिन था, कॉफिन लिड था, पूरा गोल्ड का बना था उसका, और सोने का बना हुआ तट का जो ताबूत था वो, और उसके चेहरे को लोग निहारते रहते थे। मतलब एकदम क्यूरियोसिटी एकदम हाई पीक पर थी। तो ये जगह वैसे ही बड़ी फेमस थी, और अब इनकी जितना फेमस मम्मी है, इसको सिटी स्कैन के लिए लेके जाया जा रहा है ताकि पता किया जा सके कि इन्हें क्या हुआ था, इनकी डेथ क्यों हुई थी। Some visitors read from guidebooks in a whisper. Others stood silently, perhaps pondering Turt's untimely death in his late teens, or wondering with a shiver if the Pharaoh's cursed death of misfortune fall upon those who disturbed him was really true. अब देखिए, जब इनको ले जाया गया तो कुछ जो विजिटर्स थे, मतलब कई जो विजिटर्स थे, वो गाइड बुक पढ़ते हुए सोच रहे थे कि आखिर इतनी कम उम्र में, लेट टीन्स में, जब 16 17 18 साल के रहे होंगे एट मैक्स, तब इनकी डेथ कैसे हो गई। मतलब कई टूरिस्ट, कई विजिटर्स वो गाइड बुक पढ़कर यही सोचते थे कि आखिर इतनी कम उम्र में टट की जो है डेथ हुई कैसे। और उनको काफ़ी वॉन्डर भी होता था, काफ़ी आश्चर्यचकित भी होते थे कि क्या वाकई में फ़राओ का श्राप सच है, मतलब जो कर्स है। मतलब वो इस बात पर भी काफ़ी वॉन्डर होते थे और शिवर काँपने लग जाते थे वो इस बात से, उनके मन में सिहरन सी आ जाती थी कि क्या वाकई में फ़राओ का जो कर्स है वो सच है। और फ़राओ का कर्स क्या था कि जो भी उन्हें डिस्टर्ब करेगा उनके ऊपर भी ये मिसफॉर्चून और डेथ आएगी। मतलब जैसे फ़राओ जो है ये किंग टट, इनकी बहुत जल्दी डेथ हो गई थी, तो अगर कोई इनको मरने के बाद इनकी टॉम को अगर कोई डिस्टर्ब करेगा तो उसको भी डेथ हो जाएगी या उसके साथ कुछ और गलत हो जाएगा। तो वो ये भी, उनके मन में ये डर आता था इस बात से कि जो भी इसको डिस्टर्ब करेगा फ़राओ को, तो उसको फ़राओ का कर्स लगेगा। तो क्या वो सच में सच थी ये बात। तो ये बात बड़ी ही अ, सोचने वाली बात थी विजिटर्स के लिए, टूरिस्ट के लिए। तो ये भी एक डेयरिंग चीज़ थी कि इस शराब को साइड रखते हुए, इसका सामना करते हुए, फिर भी साइंटिस्ट ने, रिसर्चर्स ने, हिस्टोरियंस ने उनको बाहर निकाला और उनको सिटी स्कैन के लिए लेकर गए। बहुत बड़ी बात है। The mummy is in very bad condition because of what Carter did in 1920s, said Zahi Hafez, the Secretary General of Egyptian Supreme Council of Antiques. So as he leaned over the body for a long first look. अब देखिए, जो ये मम्मी है ना, ये बहुत ही बैड कंडीशन में है। ये बात किसने बोली है? ये बात बोली है ज़ाही हवास ने। ज़ाही हवास जो कि सेक्रेटरी जनरल है इजिप्ट के सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिकिटीज़ में। तो यहाँ के जो सेक्रेटरी जनरल है उन्होंने बताया कि मम्मी जो है वो बहुत ही बैड कंडीशन में, और उसकी एक वजह है। क्योंकि 1920 में शुरू में बात हुई थी ना 1920 की, तो वो वजह ये है कि 1920 में
कार्टर ने जो किया था उसकी वजह, अभी कार्टर कौन है हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ इन 3 लाइन से हमें पता चलता है कि एक जनरल सेक्रेटरी जनरल है इजिप्ट के सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज़ के। उन्होंने ये कहा था कि जो मम्मी है वो बहुत बुरी कंडीशन में है। 2005 में उन्होंने ये कहा था कि मम्मी जो है वो बहुत बुरी कंडीशन में है, क्योंकि कार्टर ने कुछ किया था 1920s में। अब कार्टर कौन है? कार्टर हावर्ड कार्टर जिनका पूरा नाम है हावर्ड कार्टर, दैट इज was the British archaeologist who is in 1922 discovered the turtle after years of futile searching। तो हावर्ड कार्टर जो है ये ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1922 में मतलब 1920s की बात है ये, मतलब 1922 की बात है, जिन्होंने टर्ट के टॉम को डिस्कवर किया था अपनी कई सालों की फ्यूटाइल रिसर्च के बाद। तो वो कहते हैं कि ये कार्टर ने जो 1920s में मतलब 1922 में जो किया था ना, उसकी वजह से मम्मी जो है बहुत बुरी कंडीशन में है। और ये जो हावर्ड कार्टर हैं ये ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने कई साल की मशक्क़त के बाद 1922 में टट की कब्र जो है टॉम जो है वो खोज ली थी, और ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इट्स कंटेंट्स दो hastily ransacked in antiquity were surprisingly complete, and they remain the richest royal collection ever found and have become part of the pharaoh's legend। अब वो कहते हैं कि कब्र की जो अंदर की चीज़ें थी तो हेस्टली रेंसैक्ड इन एंटिक्विटी, मतलब कब्र के अंदर की जो चीज़ें थी वो ऑलमोस्ट सेफ थी, पूरी थी, और आज फ़िरौन की कहानी का ये हिस्सा है। सो बेसिकली वो कह रहे हैं कि 1922 में जब रिसर्च हुई और हावर्ड कार्टर जो कि ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बहुत ही मेहनत के बाद, बहुत ही फर्टाइल रिसर्च के बाद टट की टॉम को डिस्कवर किया। उनका जो कंटेंट था, जो भी उसके अंदर की चीज़ें थी, उसको जल्दबाजी में मतलब रैंसैक किया गया था, लेकिन वो सरप्राइजिंगली कंप्लीट थी। They remain the richest royal collection ever found and have become the part of Pharaoh's legend। जो अंदर का जो सामान था वो सारा की सारा कंप्लीट था, और वो एक रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन को मतलब अभी भी है, मतलब वो जो रिमेनिंग था, जो अंदर का सामान था, वो सबसे ज़्यादा रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन जो अभी तक पाया गया उनमें से था, और वही हिस्सा बना फेरो की लेजेंडरी का, राइट। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, देयर इटर्नल ब्रिलियंस मेंट टू गारंटी रिसरेक्शन। तो वो बताते हैं कि उसमें सुंदर सुंदर आर्टिफैक्ट्स थे गोल्ड के, और ऐसा मान्यता थी कि तट को मान्यता ये थी कि तट को शायद री इनकारनेशन मिले, या फिर मतलब उनको फिर से लाइफ में वापस आएंगे, वो ऐसी मान्यता थी। सो caused a sensation at the time of discovery and still get the most attention, but Tut was also buried in everyday things that he would want in his afterlife: board games, bronze razor, lined undergarments, and cases of food and wine। तो ऐसा माना जाता था कि शायद टट की लाइफ, जो अगली लाइफ होगी, उनको फिर से उनका पुनर्जन्म होगा, तो वहाँ पे उन्हें और चीज़ों की ज़रूरत होगी। इसलिए टट को उनको जब दफन किया गया, जब उनको बरी किया गया, तो उनको डेली एवरीडे थिंग्स जो थी, मतलब रोज़मर्रा में जो चीज़ें चाहिए होती थी ना किंग को, उन चीज़ों के साथ उनको दफन किया गया, जैसे कि लाइनिंग कपड़े, अच्छे वाले कपड़े जो वो पहनते होंगे उस तरह के कपड़े, ब्रॉन्ज रेज़र, बोर्ड गेम्स, खाने पीने की चीज़ें, ताकि परलोक में भी या अगली जो भी लाइफ होगी उसमें वो चीज़ें काम आए। After a month of carefully recording the pharaoh's funerary treasures, Carter began investigating his 3 nested coffins। मतलब महीनों तक सबका रिकॉर्ड बनाने के बाद कार्टर ने, जो कि ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने कॉफिन्स की तीन लेवल पर 3 nested कॉफिन्स, मतलब जो 3 nested कॉफिन्स था उसकी जांच शुरू की। मतलब एक के अंदर एक जो कॉफिन था ना, एक के अंदर दूसरा कॉफिन, ऐसे 3 nested कॉफिन्स थे, उनकी जांच चालू की। सो बेसिकली काफ़ी डिटेल्ड में, काफ़ी डीप में ये इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। Opening the first, he found a shroud adorned with garlands of willow and olive leaves,
wild celery, lotus petals and cornflowers and faded evidence of a burial in a March of April. तो पहला जो कॉफिन था, मतलब 3 लेयर्स में था ना ये, एक के अंदर एक। तो जो पहला कॉफिन था उसमें इनको फूलों की माला मिली, मतलब फूलों की मालाओं से सजी हुई एक क्या बोलते हैं उसको, एक विलो मिली उनको, मतलब गार्लैंड्स ऑफ विलो मिली इनको। और उसके अंदर इनको ऑलिव्स ऑलिव्स मिले, इनको ऑलिव लीव्स मिले, वाइल्ड सेलेरी मिली, कमल का फूल मतलब कमल के फूल की पत्तियाँ मिली, कॉर्न फ्लावर्स मिले इनको। और जिससे और फेडेड एविडेंस, मतलब ये जो भी चीज़ें मिली हैं जैसे कि गार्डन्स ऑफ विलो, ऑलिव लीव्स, वाइल्ड सेलेरी, लोटस फेलर, कॉर्नफ्लावर, तो इससे पता चलता है कि जो ये बरियल हुआ होगा, मतलब जो ये डेथ हुई होगी टट की, ये मार्च या अप्रैल में हुई होगी। मतलब मंथ का पता चल गया, देखो इतना तो पता चल गया कि ये कौन से मंथ में, या तो मार्च में या अप्रैल में, मतलब उस हिसाब मौसम के हिसाब से इन्होंने पता कर लिया, चीज़ों के हिसाब से। वेन ही फाइनली रीच द ममी, मतलब एक के बाद एक जब थर्ड कॉफिन खोला गया तो फाइनली कार्टर जो था वो मम्मी तक पहुंचा। दो ही रैन इन टू ट्रबल, द रिचुअल रेज हिज हेड हार्डन्ड, सीमेंटिंग टर्ड टू द बॉटम ऑफ ए सॉलिड गोल्ड कॉफिन। अब जब वो असली मतलब जब वो मम्मी तक फाइनली पहुँचे तो बहुत दिक्कत आ गई, असली दिक्कत तो अभी आ गई। मतलब क्या दिक्कत आई कि जब इनको रिचुअल जो किया गया होगा, जिसमें बरियल रिचुअल जो किया होगा, तो उसमें डाले गए जो रेजिन थे ना, वो पत्थर की तरह हार्ड हो गए थे। मतलब जो रेजिन्स डाले गए होंगे ना उस समय, रिचुअल जो भी रहा होगा बरियल के समय, तो कुछ रेजिन्स डाले हुए थे। तो रेजिन जो है वो अब बहुत 3300 साल बीत गए हैं, तो वो बिल्कुल पत्थर के जैसे स्ट्रॉन्ग हो गए। मतलब मम्मी जो है वो कॉफिन से एकदम चिपक गई है ड्यू टू दिस रीज़न, क्योंकि अब वो पत्थर जैसा हो गया है। तो जो सॉलिड गोल्ड कॉफिन था उससे जो टट की बॉडी थी वो बिल्कुल, मम्मी जो था वो बिल्कुल चिपक गया। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, कार्टर रोट लेटर, व्हाट वाज टू बी डन। अब कार्टर ने लिखा कि कोई भी, कितनी भी आप लेजिटिमेट फोर्स लगाओ, कुछ हिलेगा नहीं, मतलब इतनी मजबूती से वो चिपक गया है। तो करे तो क्या करे, व्हाट वाज टू बी डन, कि कार्टर ने लिखा है द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट एंड कार्टर ट्राई टू यूज इट टू लूज इन द रेजन. For several hours he set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 degrees Fahrenheit. Nothing budged. He reported with scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled away from the beneath the limbs and the trunk before it was possible to raise the king's remain. अब देखिए, बहुत मुश्किल हुई, मुश्किल तो हो रही थी क्योंकि वो एकदम जुड़ गया है, वो उसे हटाया नहीं जा सकता, रिमूव नहीं किया जा सकता, चाहे कितनी भी आप ताकत लगा लो। तो क्या किया गया, सन को यूज़ किया गया, क्योंकि जो इजिप्ट में पड़ने वाली धूप है ना, वो बिल्कुल हथौड़ी जैसी पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है वहाँ पर। तो कार्टर ने क्या किया, मम्मी को रख दिया धूप में, मतलब धूप में रख दिया, ताकि गर्मी से रेजिन जो है वो थोड़ा सा लूज़ हो जाए। और वहाँ का तब का जो टेम्परेचर था वो ऑलमोस्ट 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट का था। तो ये बहुत बड़ा ज़्यादा टेम्परेचर होता है। सेल्सियस में ऑलमोस्ट, मतलब काफ़ी फ़ारेनहाइट में काफ़ी बड़ा अमाउंट है ये, मतलब काफ़ी बड़ा नंबर है ये धूप का। तो मिस्र की जो, इजिप्ट की जो धूप है ना, इसलिए भी कही जाती है कि हथौड़े जैसी है, इंसान को बिल्कुल मार देगी, इतनी तेज़ धूप होगी। तो मम्मी को कार्टर ने रख दिया धूप में, ताकि गर्मी से रेजिन थोड़ी सी लूज़ हो जाए। और वहाँ जो टेम्परेचर था तब वो 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुँच गया। लेकिन इतना ज़्यादा, ये देखिए मैप है ये, ठीक है, जहाँ पर ये मिला होगा ना इनको, ये वैली ऑफ क्वींस, टॉम्ब ऑफ टोटनखामुन, ये वैली ऑफ किंग, ये इस जगह की बात हो रही है, ये इसको थोड़ा डिटेल में लिखा गया है। तो यहाँ पर इस जगह पे जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट, इसको मैंने रेड कर दिया है, ये इस एरिया की बात हो रही है, यहाँ पर है जो टॉम है ना, जो जिस जगह की बात हो रही है। सो 149 डिग्री के टेम्परेचर में रखने के बाद भी, 149 डिग्री फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर में रखने के बाद भी कुछ हुआ नहीं, मतलब वो रेजिन लूज़ ही नहीं हुआ। सो ही रिपोर्टेड द साइंटिफिक डिटैचमेंट। सो मजबूरन उन्हें चिपकी हुई परतें, जो चीज़ल्ड होता है ना, जैसे हम
हिंदी में बोलते छैनी, उससे खुरचनी पड़ी और इसी में ही मम्मी को नुकसान हुआ। तो जो यहाँ मैंने बताया था ना आपको, इधर ये ज़ाही हवास ने बोला था ना कि जो मम्मी थी वो बहुत बुरी कंडीशन में थी, क्योंकि कार्टर ने 1920s के टाइम पर कुछ किया था। तो वो यही किया था कि जो डेड बॉडी थी, जो मम्मी थी, वो बहुत ज़्यादा चिपक गई थी ड्यू टू द रेजिन हार्डेंड। तो उसी की वजह से उसको धूप में रखा गया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो बॉडी को उससे अलग करने के लिए उसको चीज़ल से खुरचना पड़ा और इसी में नुकसान हुआ। सो इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस। अब अगर हम कार्टर की भी मजबूरी समझे तो उसके पास कोई और रास्ता था नहीं, वरना सोना जो है वो चोर चोर लूट के ले जाते और मम्मी जो है वो टुकड़ों में बट जाती। तो अगर वो फ्री नहीं करता तो प्रॉब्लम हो जाती। इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस। इफ ही हैडंट कट द मम्मी फ्री, द थीव्स मोस्टली सर्टेनली वुड हैव circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold। तो अब क्या होता, क्योंकि मम्मी की तो डिस्कवरी हो चुकी थी 1922 में, तो चोर आते सोने के चक्कर में मम्मी को बिल्कुल नुकसान कर देते। तो ज़्यादा नुकसान नहीं हो इसलिए कम नुकसान करना पड़ा। तो कोई रास्ता नहीं था, वरना चोर तो सोना लूट के ले जाते, मम्मी जो टुकड़ों में बट जाता। इसी वजह से इसको छीलना पड़ गया चीज़ल से। in Turt's time, the royals were fabulously wealthy, and they thought or hoped that they could take their riches with them। His journey to great beyond। सो टट के टाइम में जो रॉयल्स थे ना, वो बहुत ही फेबुलसली वेल्दी हुआ करते थे। वो सोचते थे, होप करते थे दे कुड टेक द रिचेस विद देम। वो ऐसा सोचते थे कि वो ना मरने के बाद भी अपनी जो धन दौलत, अपने रिचेस यानी कि सोना चांदी, हीरे जवाहरात, खाना पीना, अच्छे कपड़े, लेविश कपड़े, ये सब जो है अपने साथ ले जाएंगे। वो ऐसा होप करते थे, सोचते थे। इसलिए जब भी किंग्स और क्वींस जब मर जाया करते थे ना इनके, तो उनके साथ में ये सब चीज़ें रखी जाती थी। और बहुत सारे लोग मम्मीज़ को इसलिए भी खोज करना चाहते थे क्योंकि उन्हें सोने जवाहरात चाहिए थे उस समय वाले। उस समय के सोने जवाहरात की वैल्यू आज बहुत ज़्यादा होगी ना इस वजह से। तो टर्ट के टाइम्स में जो रॉयल्स थे वो बहुत ज़्यादा वेल्दी थे, उन्हें अपनी वेल्थ से भी बहुत प्यार था और उन्हें लगता था कि वो मरने के बाद भी इन सब चीज़ों को अपने साथ लेके जा सकते हैं। सो फॉर हिज जर्नी टू ग्रेट बियॉन्ड द किंग टट वॉज लैविश विद ग्लिटरिंग गुड्स। और यही सोच के साथ मतलब किंग टट को भी इस तरह से रखा गया था। मतलब जो उनकी जर्नी थी टू द ग्रेट बियॉन्ड, किंग टट वॉज लैविश विद ग्लिटरिंग गुड्स। किंग टट के पास भी बहुत सारे ग्लिटरिंग गुड्स थे, जैसे कि प्रीशियस कॉलर्स थे उनके पास, ठीक है, इनलेट नेकलेसेस थे, ब्रेसलेट्स थे, रिंग्स, एम्यूलेट्स और ceremonial apron, sandals, sheets of his fingers and toes, and the new iconic inner coffin, mask, and all of pure gold। सब कुछ गोल्ड से बना हुआ। मतलब टर्ट की जो कॉफिन थी वो भी एकदम रिचेस से भरी हुई थी, जैसे कि बड़े बड़े नेकलेसेस, ब्रेसलेट्स, एम्यूलेट्स, सैंडल्स, टूल्स, और सब चीज़ें प्योर गोल्ड से बनी हुई। मतलब हर एक चीज़, शीज ऑफ हिज फिंगर्स, टोज, न्यू आइकॉनिक इनर कॉफिन, मास्क, हर चीज़ गोल्ड से बनी हुई। प्रीशियस कॉलर, ये भी गोल्ड से बना हुआ। इसलिए इनका भी जो ताबूत था, जो कॉफिन था, वो भी इतना गोल्ड से भरा हुआ था। टू सेपरेट टर्ट फ्रॉम हिज एडॉर्नमेंट, कार्टन्स मैन रिमूव द मम्मीज हेड एंड सिमिलर नियरली एवरी मेजर जॉइंट। तो कार्टर के जो लोग थे उन्होंने मम्मी के हेड को रिमूव करने के लिए, क्योंकि सिटी स्कैन तो हेड का ही होना था ना, तो कार्टर के जो मैन थे उन्होंने भी मम्मी के हेड को रिमूव करने के लिए बहुत सारे मेजर जॉइंट्स को, सेवर्ड नियरली मेजर जॉइंट्स को अलग किया। एंड वंस दे हैड फिनिश्ड, they reassemble the remains of a layer of sand in a wooden box with peddling the conceal the damage the bed where Tut now rests। और सारी जांच पड़ताल के बाद कार्टर की टीम ने मम्मी के जो भी रिमेन्स थे उनको फिर से इकट्ठा करके लकड़ी के बॉक्स में रख दिया। और आज वही वही उसी उसी वुडन बॉक्स में जो टट है वो आराम कर रहे हैं। Archaeology has changed substantially in the intervening decades, focusing less on treasure and more on fascinating details of life and interviewing mysteries of death।
अब जो आर्कियोलॉजीज़ हैं उनका फोकस थोड़ा सा चेंज हो गया है, वो खजाने से हटकर इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि लोग कैसे जीते थे, कैसे मर जाते थे। मतलब साइंटिफिक रिसर्च करना चाहते हैं वो, मतलब वो मिस्ट्री ऑफ डेथ जानना चाहते हैं, लाइफ की डिटेल जानना चाहते हैं, उनका सब ध्यान जो है उस तरफ है। इट ऑल्सो यूजेस मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी। वो कुछ और उनके पास काफ़ी सोफिस्टिकेटेड टूल्स भी आ गए हैं जिसमें मेडिकल टेक्नोलॉजी भी है। इन 1968, more than 40 years after Carter's discovery, the anatomy professor x-rayed the mummy and revealed the startling fact beneath the resin that cakes his chest, his breastbone and front ribs are missing. अब ऑलमोस्ट मतलब ये सारे सोफिस्टिकेटेड टूल्स को यूज़ करके, जैसे क्या क्या हो गए सोफिस्टिकेटेड टूल्स, एक्सरे हो गया, सिटी स्कैन हो गया, डीएनए हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। इससे काफ़ी नई नई बातें पता चली। मतलब कार्टर की जो डिस्कवरी हुई थी उसके ऑलमोस्ट 40 साल बाद, मतलब 1922 में उसने खोज की थी, तो 1960s में मतलब ऑलमोस्ट 40 ईयर्स बाद मम्मी का एक्सरे हुआ और पता चला कि जो तट की जो ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट बोन जो है उसकी हट मतलब बोन जो है और जो आगे की जो रिब्स है वो गायब है। शायद पुराने नुकसान या लूट के कारण, किसी ने लूट लिया होगा, कुछ नुकसान हुआ होगा पुराने टाइम में, ये 1922 में जो नुकसान हुआ था उसमें वो टूट गई होंगी। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी और सिटी स्कैन। computed tomography मतलब CT scan, CT, so by which hundreds of x-rays in cross section are put together like slices of bread to create a 3-dimensional virtual body. आज CT स्कैन जो होता है उससे सैकड़ों एक्सरेज मिलाकर 3D वर्चुअल एक बॉडी बन जाती है और हर एक लेयर साफ दिखती है। बट मोर वुड अ CT स्कैन रिवील अटर देन एक्सरे। अब पहले तो एक्सरे हुआ था 40 साल बाद, रिसर्च कार्टर की रिसर्च के बाद, लेकिन अब तो CT स्कैन होता है। तो वो क्या CT स्कैन क्या ज़्यादा रिवील कर पाएगा एक्सरे से? एंड and could it answer the two of biggest questions that's still lingering about him: how did he die and how old was he at the time of his death? तो सिटी से जो CT स्कैन है उससे जो एक्सरे से वो कहीं ज़्यादा इम्प्रूव्ड वर्जन है इस तरह की रिसर्च का। और उसका ये फ़ायदा हुआ है कि दो बड़े सवाल जो हैं वो सामने आए हैं। मतलब उन दो अहम सवाल जो यहाँ पर स्टिल लिंगर कर रहे हैं कि कैसे टर्ट की मौत हुई और मरते समय उनकी उम्र क्या थी। सो किंग टर्ट्स डिमाइज वाज अ बिग इवेंट even by royal standards. He was the last of his family's line, and his funeral was the death of rattle of a dynasty, but the particulars of passing away and aftermath are unclear. अब यहाँ पर पता चलता है मतलब कि टट की जो मौत है वो एक बड़ा इवेंट था, कोई छोटी बात नहीं थी। और वो ही अपना मतलब रॉयल स्टैंडर्ड के हिसाब से वो एक बड़ा इवेंट था। और एक और बात पता चली CT स्कैन से कि वो अपनी फैमिली लाइन का लास्ट ईयर था, मतलब उसके बाद उसकी फैमिली में कोई आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी जो डेथ हुई थी वो बहुत कम उम्र में हो गई थी। तो इस रिसर्च से पता चला कि ये लास्ट था अपनी फैमिली लाइन में, इसके बाद कोई नहीं आया। और जो इसका फ्यूनरल था वॉज द डेथ रेटल ऑफ अ डायनेस्टी, मतलब इसकी मौत के साथ साथ एक डायनेस्टी भी ख़त्म हो गई। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ पासिंग अवे, मतलब कुछ पर्टिकुलर डिटेल्स हैं कि इसकी जो डेथ हुई कैसे हुई, ये तो पता चल गया कि इसकी जो डेथ है वो बहुत कम एज में हुई थी और ये लास्ट ईयर था फैमिली का। इसके बाद इसकी फैमिली की जो डायनेस्टी जो थी वो ख़त्म हो गई थी। लेकिन एग्जैक्ट क्या रीज़न था इसकी डेथ का ये अभी भी अनक्लियर है। एमेनहोटेप फोर, नहीं, थर्ड, यस, एमेनहोटेप थर्ड टर्ट के जो फादर थे या ग्रैंड फादर थे, अभी ये भी क्लियर नहीं है कि जो एमेनहोटेप थे ये टर्ट के फादर थे या ग्रैंड फादर थे, वॉज अ पावरफुल फेरो who ruled for almost 4 decades at the height of 18 dynasties gold age. तो ये हमें पता चलता है मतलब हिस्टोरियंस की रिसर्च से कि जो टर्ट के फादर या ग्रैंडफादर थे एमेनहोटेप, वो पावरफुल फेरो थे जिन्होंने ऑलमोस्ट 40 साल तक, ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स तक रूल किया। और वो इनकी 18 डायनेस्टी के गोल्डन एज की हाइट थी। उनका जो एक बेटा था
मतलब ये एमेनहोटेप इसके ग्रैंडफादर रहे होंगे, उनका फिर बेटा हुआ एमेनहोटेप 4, मतलब इसका थर्ड का बेटा हो गया सेम नाम से 4 करके, सक्सीडेड हिम एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड ऑफ इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। मतलब उसने ये इनका वारिस बना, हेयर बना, मतलब एमेनहोटेप थर्ड के पास जो किंग बना वो एमेनहोटेप 4 था। उन्होंने उसको सक्सीड किया और एक स्ट्रेंजेस्ट पीरियड जो था इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट वो इनिशिएट किया। मतलब उनका जो बेटा था उसने उसने एक बहुत ही नई चीज़ को शुरू किया था। द न्यू फेरो promoted the worship Aten the sun disk, changed his name Akhenaten or the servants of Aten, and moved the religious capital from old city of Thebes to the new cities of Akhenaten known as the Amarna। तो वो बताते हैं कि जो उनका बेटा था एमेनहोटेप थर्ड का बेटा एमेनहोटेप 4, वो सूरज की पूजा को काफ़ी प्रमोट किया उसने, सूर्य चक्र को, सन डिस्क की बात हो रही है ना, मतलब अटेन जो है सूर्य चक्र की पूजा को उसने बढ़ावा दिया और अपना नाम भी बदल कर उसने एखेनेटन नाम रख लिया। मतलब ये एक रिलीजियस रेवोल्यूशन था, ठीक है। और एखेनेटन का मतलब ही होता है एटेन का सर्वेंट। और फिर उन्होंने अपनी रिलीजियस कैपिटल जो थी वो भी बदल दी, पहले होती थी वो ओल्ड सिटी ऑफ थेबिस, उससे भी बदल के उन्होंने एक अपनी जो रिलीजियस कैपिटल बना ली, ओल्ड सिटी ऑफ थेबिस से बदल कर ओल्ड सिटी ऑफ सॉरी द न्यू सिटी ऑफ एखेटेटन, तो जिसको आज बोलते हैं अमारना। मतलब एखेटेटन के बाद जो है उन्होंने अपनी मतलब काफ़ी रिलीजियस लेवल पर काफ़ी काम किया। उन्होंने सन डिस्क की पूजा पर काफ़ी ज़्यादा वर्शिप पर काफ़ी प्रमोशन किया और अपनी कैपिटल भी बदल ली, ठीक है। मतलब इन्होंने कई सारे पुराने मंदिर तोड़वाए और नए मंदिर चालू कराए। तो मतलब इन्होंने अपनी जो राजधानी थी, अपनी जो कैपिटल थी वो अमरना में बनवाई और वहाँ पर पुराने मंदिर वगैरह तोड़ के नए बनाए। मतलब इससे पूरे देश में हलचल मच गई। ही फर्दर शॉक द कंट्री बाय अटैकिंग एम्यून अ मेजर गॉड, और वहाँ के एक मेजर गॉड थे एम्यून, उनका भी वो एक मेजर गॉड थे, उनकी भी इमेजेस वगैरह को स्मैश किया और उनके मंदिरों को भी बंद कर दिया। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, तो वो समय बहुत ही हॉरिफिक था, बहुत ही डरावना था, ऐसा कहते हैं रे जॉनसन, जो कि डायरेक्टर है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के, मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के रिसर्च सेंटर जो कि लक्सर में है, वहाँ के जो डायरेक्टर वो ये बात बोलते हैं एट द साइट ऑफ एंशिएंट थेब्स। वो बताते हैं इस फैमिली के बारे में कि दैट फैमिली हैड रूल फॉर सेंचुरीज वॉज कमिंग टू एन एंड, मतलब जो फैमिली सेंचुरीज तक रूल कर रही थी अब उनका अंत आ गया था। देन एखेनेटन वेंट अ लिटिल वैकी, क्योंकि एखेनेटन ने काफ़ी हलचल मचा दी थी ना रिलीजियस वे में, कि पुराने भगवान के मंदिर बंद करा दिए, उनकी मूर्तियाँ उनकी इमेजेस स्मैश करा दी, उसकी जगह नए भगवान नए मंदिर बना दिए। सो ये बहुत ही काफ़ी मतलब हलचल वाली बात थी। आगे पढ़ते हैं। आफ्टर Akhenaten's death, a mysterious rule named Semenkhare, एक तो इनके नाम बहुत अजीब हैं, Semenkhare, appeared briefly and excited with hardly a trace. Then a very young Tutankhaten took the throne, King Tut, as he widely known today. अब यहाँ पर आए, मतलब सबसे पहले थे ये किंग एमेनहोटेप थर्ड, फिर इनका बेटा आया एमेनहोटेप 4 जिसने अपना नाम बदल लिया, फिर इसके बाद आया ये वाला किंग। मतलब इनकी जब डेथ हो गई, मतलब इन्होंने काफ़ी रिलीजियस लेवल पे काफ़ी चेंज कर दिए, चेंजेस करने के बाद एक टाइम के बाद इनकी डेथ हो गई। फिर एक मिस्टीरियस रूलर आया जिसका नाम था सेमेनखेरे। वो बहुत ही कम समय के लिए आया, लेकिन उसने काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए। मतलब एखेनेटन के रहस्यमय के बाद एक बहुत ही मिस्टीरियस रूलर है सेमेनखेरे, जो कि थोड़े समय के लिए आए, लेकिन फिर मतलब वो थोड़े समय के लिए फिर वो चले गए। उसके बाद जो ये किंग है ना, किंग टट, जिनका पूरा नाम था टुटेन खाटन, ये आए। मतलब ये बहुत ही कम एज के राजा थे और ये वही बच्चा है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं तब से। मतलब एखेनेटन की बाद थोड़े समय के लिए सेमेनखेरे आए,
सेवन के लिए बहुत थोड़े समय के लिए, उसके बाद एक छोटा बच्चा, बहुत ही कम एज का बच्चा राजा बना जिसका नाम था टूटनखैमन। तो ये राजा बना, मतलब ये जो है, जो कि हमारे तट है, वो जो राजा बना, ठीक है। द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम टू अच्छा टूटनखानुम, टूटनखैमन नाम से इन्होंने टूटनखानुम नाम रख दिया, पता नहीं नाम क्यों बदल रहे थे, टूटनखैमन नाम से टूटनखानुम नाम रख लिया इन्होंने अपना। A living image of Amun, and oversaw the restoration of old ways. He reigned for about 9 years. Then he died unexpectedly. अब बच्चे जो राजा बना वो तो बहुत कम एज का, कोई अपने अपने टीन एज में मर गया, और वो भी 8-9 साल रूल करने के बाद स्टिल वो अपनी टीन एज में मर गया। तो मतलब वो 10-11 साल की एज में वो किंग बन गया होगा। तो हम यही बोलेंगे कि बच्चा राजा जो था, किंग, बॉय किंग जो था, बॉय किंग इसलिए बोला गया इनको क्योंकि बहुत कम एज में राजा बन गए थे। तो बॉय किंग ने अपना नाम बदल के, मतलब टूटनखानुम से नाम बदल कर, मतलब टूटनखानुम का मतलब था एमुन, जिसको ये अटैक किया था ना मेजर गॉड को, उसका जीवित रूप। तो उन्होंने अपना नाम बदला और फिर से उस पुराने भगवान एम्यून की पूजा शुरू कराई, पुराने दिनों की रेस्टोरेशन की, मतलब फिर से एक यू टर्न ले लिया गया। और उसके बाद उन्होंने ऑलमोस्ट 9 सालों तक राज किया, और फिर अचानक से इतनी कम उम्र में, मतलब अपने टीनेज में इनकी अचानक से मौत हो गई, और ये मौत बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थी और बहुत ही मिस्टीरियस भी थी। अब बात करते हैं आज की, मतलब जबकि ये कहानी लिखी है उस समय की। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड स्पेकुलेशन अबाउट हिज लाइफ, टट इज वन ममी अमंग मेनी इन इजिप्ट। तो इतने, मतलब इनका इतना ज़्यादा फेम था, इतना ज़्यादा स्पेकुलेशन था, उसके बाद भी इनकी इस तरह से डेथ हुई। और टट जो है वो उन ममीज़ में से एक हैं जो कि, मतलब बहुत सारे ममीज़ हैं ना इजिप्ट के, उनमें से एक है। पर इतने सारे ममीज़ होने के बावजूद भी साइंटिस्ट ने, हिस्टोरियंस ने इन्हीं पर ही रिसर्च की, मतलब ये रिसर्च के एक सिंबल बन गए। अभी कितने वहाँ पर ममीज़ थे, मतलब ये तो पता है हमको कि भाई बहुत सारे मम्मीज़ थे। इजिप्ट में मम्मीज़ बहुत हैं क्योंकि किंग्स बहुत रहे, और हर किंग की जब भी डेथ हुई है तो उसको मम्मी में कन्वर्ट किया गया है उसको प्रिजर्व करने के लिए। तो इतने सारे मम्मीज़ थे, कितने हम में से कोई नहीं जानता। द इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट विच बिगेन इन द इवेंट्री इन द लेट 2003, जो इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट था वो लगभग शुरू हुआ था लेट 2003 में, हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार एंड स्टिल काउंटिंग। और 2003 में जो ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था इजिप्शियन मम्मी का, इसमें 600 से ज़्यादा मम्मीज़ की रिसर्च हुई, डिस्कवरी हुई, और अभी भी वो चल रही है, राइट। मतलब इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट में सैकड़ों मम्मी का रिकॉर्ड बना। अब अगला फेज़ जो था इस प्रोजेक्ट का वो था स्कैनिंग द मम्मीज़ विद अ पोर्टेबल सिटी स्कैन मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल जियोग्राफिकल सोसाइटी एंड सीमेंस इट्स मैन्युफैक्चरर। अब बार बार इन मम्मीज़ को लेके जाना जिस लैब में थोड़ा इम्पॉसिबल था। तो इनका अगला स्टेप था कि इनको चलती फिरती पोर्टेबल सिटी स्कैन मशीन चाहिए। तो इसको भी डोनेट किया गया, मतलब पोर्टेबल सिटी स्कैन मशीन इनको मिली, जो कि डोनेट की थी नेशनल ज्योग्राफिकल सोसाइटी ने और सीमेंस से, जो कि सीमेंस इसके वो थे, मैन्युफैक्चरर थे। किंग टट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैंड, और किंग टट उस चलती फिरती पोर्टेबल सिटी स्कैन मशीन के पहले फर्स्ट मम्मी थे जिनको उसमें रिसर्च किया गया था। इन डेथ एज इन लाइफ मूविंग रियली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन। तो टट को सबसे पहले स्कैन किया गया, जैसे जीवन में वो सबसे आगे थे, ऐसे मृत्यु में भी, डेथ में भी वो, मतलब साइंस में वो, मतलब जिनकी डेथ हो गई उनमें भी सबसे आगे रहे। A city machine scanned the mummy head to toe, creating 1700 digital X-ray images in cross section. अब सिटी स्कैन मशीन ने ऑलमोस्ट 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस को क्रॉस सेक्शन में स्कैन किया गया। हेड टू टो उनको काफ़ी ज़्यादा स्कैन किया गया। टट के हेड को स्कैन किया गया, स्कैंड इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस इनटू रजिस्टर्ड इंट्रिकेट स्ट्रक्चर टेक्स ऑन द एनी डिटेल। बहुत ही डिटेल में इनके सर को भी स्कैन किया गया इन द, और काफ़ी रिजल्टिंग इमेज भी काफ़ी इनकी एरी डिटेल में आई। और पूरी जो बॉडी थी टट की उसको भी ऐसे सिमिलरली रिकॉर्ड किया गया। स्पेशल टीम बनाई गई थी स्पेशलिस्ट की, रेडियोलॉजी में, फोरेंसिक्स में, एनाटॉमी में, मतलब एक टीम बनाई गई थी
ये जो स्कैन कर रही थी, और ये टीम बहुत ही स्पेशलिस्ट थी रेडियोलॉजी में, फोरेंसिक्स में, एनाटॉमी में, that began to probe the secret that winged goddess of gilded burial shrine protected for so long. मतलब वो ये जो सीक्रेट्स है उनको जानना चाहते थे कि ये जो मम्मी है इनको जो इतने समय से प्रोटेक्ट किया गया है, इनके मरने के पीछे रीज़न क्या था, राइट. The night of scan, workmen carried dirt from the tomb in his box. Like pallbearers, they climbed a ramp and flight of stairs into the swirling sand outside, then rose on a hydraulic lift into the trailer that held the scanner. अब स्कैन वाली रात मज़दूरों ने टट को कब्र से उठाकर ट्रॉली पर रखा, फिर हाइड्रोलिक लिफ्ट से स्कैनर में पहुंचाया, और हर एक कदम पे बहुत ही सावधानी बरती जा रही थी, बहुत ही केयरफुली ये चीज़ की जा रही थी. 20 minutes later, too many birds sprinted off for an office nearby, returned with a pair of white plastic fans. The $1 million scanner had quit because of sand in cooler fan. Curse of the Pharaoh, joked the guard nervously. अब क्या हुआ कि 20 minutes तक मशीन जो है वो मतलब वो लोग वेट करते रहे. मतलब 20 minutes लेटर 2 आदमी आए, मतलब मशीन गर्म होने में देर लगी, फिर हवा के लिए पंखे लाए गए, और मतलब काफ़ी मुश्किल हुआ स्कैन करना, बहुत मुश्किल हुआ, क्योंकि इनके जो बॉडी थी उसमें $1 million स्कैनर जो था उसमें $1 million का जो स्कैनर था उसने भी क्विट कर दिया क्योंकि कूलर फैन में सैंड चला गया था. तो काफ़ी मुश्किल हो रही थी, मतलब इतनी मुश्किल से एक तो लेकर गए, फिर वहाँ पर इतनी मुश्किल से हो रहा है, और मतलब वो फिर लेकर आए वाइट प्लास्टिक फैंस लेकर आए. मतलब $1 million स्कैनर ने भी क्विट कर दिया क्योंकि सैंड कूलर फैन में चली गई थी. तभी एक गार्ड वहाँ पे जो काम कर रहा था उसने नर्वसनेस में बोल दिया कि ये कर्स है फ़ेराओ का. मतलब मशीन गर्म होने में टाइम लगा, फिर हवा के लिए पंखे लाए गए, तो इस घबराहट में गार्ड ने मजाक में कहा कि फ़ेराओ का श्राप है ये. Eventually, the substitute fan worked well enough to finish the procedure. After checking that no data has been lost, the technician turned Tut over to the workmen who carried him back to his tomb. Less than 3 hours after he was removed from his coffin, the pharaoh again rested in peace where the funeral priest had led him so long. अब आखिरकार जो है वो पंखे चल पड़े, स्कैन पूरा हुआ, टेक्नीशियन ने मतलब फ़ैन जब चल पड़े तो फिर काम पूरा होने लगा. अब जब पूरा चेक किया गया तो पता लगा कि कोई डेटा लॉस नहीं हुआ है, तो ये बहुत अच्छी बात थी क्योंकि अब इनको इन्वेस्टिगेशन करने में, रिसर्च करने में आसानी रहेगी. टेक्नीशियंस ने फिर टर्ट को वर्कमैन्स को दे दिया, जो कि उन्होंने वापस उसको टॉम में डाल दिया. मतलब टॉम से निकालने के ऑलमोस्ट 3 घंटे के अंदर अंदर सारा काम हो गया था, और फिर से फ़ेराओ को उनकी जो फ्यूनरल जो उनका टॉम था उसके अंदर, कॉफिन के अंदर बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ उन्हें वापस डाल दिया. मतलब जब फ़ैन चल गए, पूरा स्कैनिंग पूरी हो गई, तो टेक्नीशियन ने टट को वापस मज़दूरों को सौंप दिया. फिर उन्होंने उस कब्र में बिल्कुल रेस्पेक्ट के साथ उनको वापस डाल दिया, और फिर वो वापस से जो टट है वो उस कॉफिन में रेस्ट करने लगे. बैक इन द ट्रेलर a technician pulled, अब वापस आते हैं, एक टेक्नीशियन pulled a astonishing image of Tut on a computer screen. A grey head took shape from a scattering of pixels, and the technician spun tilted it in every direction. Neck vertebrae appeared as clearly as in an anatomy class. Others' image revealed a hand, several views of the ribcage, and a transection of the skull. But now, for the pressure was off, sitting back in his chair, Zahi Abbas smiled, visibly relieved that nothing had gone seriously wrong. I didn't sleep last night, not for a second. He said, I was so worried, but now I think I'll go and sleep. चलो पढ़ते हैं क्या पढ़ा हमने, देखते हैं. सो ट्रेलर में, मतलब ट्रेलर पर आते हैं जहाँ पर टेक्नीशियंस जो है वो एस्टॉनिशिंग इमेजेस देख रहे हैं टट की कंप्यूटर स्क्रीन पर. मतलब अब स्क्रीन पर जो 3D इमेजेस आ रही हैं टट की वो आ रही हैं. मतलब
मतलब जो भी स्कैनिंग हुई है वो सारी अब मशीन पर आ रही है, जैसे कि उनके ग्रे हेड जो है उनका, जो कि एक स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल की शेप में आ गया है, वो दिख रहा है। उनकी गर्दन की हड्डियाँ दिख रही हैं, पसलियाँ दिख रही हैं, सब क्लियर दिख रहा है। सो लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा, मतलब इतना सब कुछ क्लियर दिख रहा है, लेकिन अभी भी और जो दूसरी इमेजेस हैं वो उनका हैंड रिवील कर रही है, कुछ उनके रिप केजेस का सेवरल व्यू दिखा रहा है। मतलब एक ट्रांजैक्शन बन रहा है स्कल का, लेकिन अभी जो प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब अब प्रेशर अभी भी काफ़ी है, लेकिन अभी काफ़ी हद तक वो उतर चुका है, क्योंकि स्कैनिंग तो अच्छे से हो गई है। अभी स्कैनिंग से क्या रिजल्ट आएगा ये पता करना बाकी है, लेकिन स्कैनिंग तो काफ़ी हद तक हो चुकी है। सो ज़ाहिर अवाज़ जो कि वहाँ पे हिस्टोरियन थे, वो मतलब जो साइंटिस्ट थे, वो अपनी चेयर पे बैठ कर बोलते हैं कि कल रात से मैं सो नहीं पाया, मुझे बहुत चिंता हो रही थी कि ये स्कैनिंग कैसे होगी। मतलब ज़ाहिर अवाज़ को ना सबसे ज़्यादा टेंशन थी कि स्कैनिंग कैसे होगी, सिटी स्कैन होगा कैसे। अब सिटी स्कैन तो हो गया है, ऑलमोस्ट काफ़ी सारी इमेजेस उनके पास है जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रही है, तो वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं से वो चीज़ें मैनेज कर लेंगे। सबसे बड़ा काम था स्कैनिंग करने का, वो हो गया, तो ज़ाहिर बात थोड़े से रिलीव्ड है, प्रेशर थोड़ा कम है उन पर। अब वो कह रहे हैं कि मैं कल रात से नहीं सोया एक सेकंड के लिए भी नहीं, क्योंकि मैं बहुत वर्ried था, लेकिन अब मुझे लगता है मुझे पहले सो जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, मुझे सो जाना चाहिए, क्योंकि अभी चैन से सोएंगे तभी तो अगला काम कर पाएंगे। बाय द टाइम we left the trailer, descending metal stairs to the sandy ground. The wind had stopped. The winter air lay cold and still, like death itself, in this valley of the departed. अब जैसे ही ट्रेलर से निकले तो हवा थम चुकी थी, सर दर्द थोड़ा सा स्टिल हो गया था, बिल्कुल डेथ जैसी शांति मिल रही थी। वैली ऑफ द किंग्स का माहौल, मतलब ये ऐसा ही कुछ था। Just above the entrance to Tut's tomb stood Orion, the constellation that the ancient Egyptians knew the soul of Osiris, the god of afterlife, watching over the boy king. अब टट की जो कॉफिन है, मतलब जो टॉम है, उसके ऊपर आसमान से ओरियन जो है, ओरियन जो है वो खड़े होकर, मतलब एक नक्षत्र है, ये कॉन्स्टलेशन है, ये चमक रहा है। और इजिप्शियंस के अकॉर्डिंग ओसिरिस जो है, मतलब वो गॉड है आफ्टर लाइफ के, वो उनकी आत्मा है, और मानो वो ऊपर से देख रहे हैं बॉय टट को, उस पर नज़र रखे हुए हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर हो जाता है ख़त्म। अब ये क्या रिसर्च हुई ये हमको नहीं बताएंगे, लेकिन हो गया। तो ये चैप्टर साइंस हिस्ट्री की लेयर्स को साइंस ने कैसे खोला है ये बताता है। कार्टर के समय में जो खुदाई हुई थी वो ट्रेजर से फोकस्ड हुई थी, यहाँ से मतलब ये जर्नी शुरू हुई। लेकिन जब 2005 में सिटी स्कैन हुआ तो वो हमें काफ़ी ह्यूमेन लगा, मेडिसिन के बारे में, मतलब सॉरी फार्मेसी रिलेटेड लगा, और कल्चरल पीक पर लेके गया। और यहीं से इसलिए इस चैप्टर का नाम लिखा गया है कि द सागा कंटिन्यूज। सो बेसिकली ये चैप्टर में बताता है कि अब जो है वो टट की जो सागा है वो कंटिन्यू होगी, क्योंकि अभी रिसर्च बाकी है, अभी रिसर्च हो रही है, शायद हो भी गई होगी। तो अब उनके सिटी स्कैन में क्या आया, उस सिटी स्कैन से पता क्या चला कि उनकी लाइफ में क्या हुआ, ये अभी और रिसर्च करना बाकी है, लेकिन अब शुरुआत हो चुकी है। So, this is all about discovering Tut. The saga continues. It's a blend of history, mystery, and modern science. It tells the fascinating story of King Tut, the last young pharaoh of ancient Egypt, and how thousands of years after his death, scientists continue to explore the secrets surrounding his life and mysterious end. So, King Tut died when he was barely a teenager, around 3,300 years ago. His tomb, discovered by Howard Carter in 1922, was filled with priceless treasures made of gold, symbolizing the ancient Egypt belief in life after death. However, Carter's rough handling of mummy during examination damaged it severely. Over the time, archaeology evolved from treasure hunting to scientific study. So in January in 2005, King Tut's body was taken out once again, but this time for a CT scan to find clues about his death. Using modern medical technology, the CT machine produced a detailed 3D images of Tut's body, revealing his bones,
ribs and skull clearly. Turt's death remains a mystery. अभी हमें नहीं पता है कि उसकी डेथ कैसे हुई, but some believe that he was murdered and other things he might have died due to illness or accident. So the CT scan gave new information but no final conclusion, and the mystery still lives on. So by the end of the story, when Tut's body was returned to his tomb, the wind stopped and the stars shone above, as if the ancient god Osiris was watching over his beloved child, the boy king. So the saga, the quest to know Tut's truth, still continues, symbolizing the eternal bond between history and science. Right? तो चलिए, ये तो थी टर्ट की कहानी. अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं जो कि इसी चैप्टर का पार्ट है, द लेबर्नम टॉप. लेबर्नम टॉप बाय टर्ट ह्यूज is a short yet deeply meaningful nature poem from your class 11 English NCERT book, Hornbill. It beautifully captures the bond between nature and life, showing how even a silent tree can come alive with energy and motion through the touch of small bird. The poet describes a laburnum tree, which is quiet, still, and almost lifeless, until a goldfinch bird arrives and fills it with movement and song. As the bird flies away, the tree becomes silent again. Through his simple moment in nature, the poet expresses a deeper idea that life and energy are interconnected, and every small creature um, plays a vital role in bringing liveliness to the world around us. So Ted Hughes, he's known for his strong connection with nature and animals. He used vivid imagery and sound to transformation his ordinary scene to into a powerful symbol of life, renewal, and harmony between living beings and their environment. तो चलिए पढ़ते हैं इसको लाइन बाय लाइन और इसका डीप मीनिंग समझते हैं. द लेबर्नम टॉप मतलब लेबर्नम ट्री का जो टॉप है उसकी बात हो रही है ये. द लेबर्नम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल. तो लेबर्नम आपने अक्सर देखा होगा, इसे हिंदी में कहते हैं अमलतास. अमलतास का पेड़ होता है ये. अगर आपने कभी नहीं देखा, उसे देखा होगा तो आप गूगल सर्च कीजिए अमलतास या लेबर्नम ट्री लिखकर, आपको इमेज आ जाएगी. और मैं 90% श्योर हूँ कि आपने ये पेड़ अपने आसपास कहीं ना कहीं देखा होगा. तो लेबर्नम का जो ये पेड़ है, अमलतास का जो पेड़ है, ये बहुत ही साइलेंट है, बहुत ही शांत है. क्वाइट स्टिल, बिल्कुल मूवमेंट नहीं हो रही, इसके पत्ते नहीं हिल रहे, कोई शोर नहीं हो रहा. तो पोएट टेड ह्यूज एक ऐसे पॉइंट का, एक ऐसे मोमेंट का डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं जब अमलतास का जो पेड़ है, मतलब जो लेबर्नम ट्री है, वो बिल्कुल चुपचाप खड़ा है, कोई मूवमेंट नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है, मानो उसकी लाइफ थम गई है. इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, मतलब सितंबर की दोपहर की सुनहरी धूप, सनलाइट. तो सितंबर का जो ये मंथ होता है, इसमें जो धूप होती है ना, बड़ी सुनहरी होती है. तो सितंबर का जो दोपहर है, उसकी जो गोल्डन येलो धूप है वो पेड़ पर पड़ रही है. तो उस समय जो है, ये जो मौसम है, ये मतलब थोड़ी सर्दी की शुरुआत हो जाती है यहाँ से, हम ऐसा मानते हैं. वैसे सर्दी नहीं आती है, लेकिन शुरुआत हो जाती है जब सूरज की रोशनी येलो और सॉफ्ट हो जाती है. तो और जो इसके जो पेड़ है ना, ये लेबर्नम, इसके जो फूल है वो भी येलो कलर के हैं. तो फूल भी येलो कलर के, गोल्डन कलर लग रहे हैं, और धूप भी येलो कलर की है. तो जब धूप जो है, जब इसके फूल पर पड़ रही है, तो पेड़ के पीले फूल और धूप मिलकर एक बहुत ही गोल्डन सिनेरियो बना रहा है. अ फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इट्स सीड्स फॉलन. वो कहते हैं कि कुछ जो पत्ते हैं, इसके पत्ते तो ग्रीन ही होते हैं, लेकिन कुछ जो पत्ते हैं इस लेबर्नम ट्री के, वो येलो हो गए हैं, और सारे जो बीज हैं वो नीचे गिर गए हैं. तो ये एक तरह का हिंट है कि पेड़ जो है शायद अपनी ओल्ड एज में आ गया है, या फिर ओल्ड एज में नहीं आया है तो अब सर्दियाँ आने वाली हैं, तो इस वजह से शायद इसके बीज सारे गिर गए हैं और इसके पत्ते जो हैं वो येलो हो गए हैं. क्योंकि अब जब दोबारा से स्प्रिंग आएगा, तब नया पेड़ फिर से, मतलब नए पत्ते फिर से आएंगे. तो इन शॉर्ट मैं कह सकती हूँ कि जीवन का जो, लाइफ का जो ये साइकिल है, ये आगे बढ़ चुका है. जैसे इंसान की लाइफ में
एक पीसफुल मोमेंट आता है या एक ओल्ड एज मोमेंट आता है, ऐसे इस पेड़ की भी लाइफ में आ गया है। मतलब ये बहुत ही शांत है, इसके ऊपर कोई मूवमेंट नहीं है, कोई शोर नहीं है, कोई हलचल नहीं है, पत्ते भी इसके पीले पड़ गए हैं। बट टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद अ ट्विचिंग चिरप, और ये तब तक ही है जब तक गोल्ड फिंच नहीं आ जाती। जब गोल्ड फिंच आ जाती है, गोल्ड फिंच एक येलो कलर की चिड़िया होती है जो बहुत ही चहचहाती है, फुर्ती से ट्विचिंग चिरप करती है। मतलब ये शांति, ये उदासी, ये ओल्ड एज जो सिंबल दिख रहे हैं, ये तब तक ही है जब तक गोल्ड फिंच नहीं आ जाती, क्योंकि गोल्ड फिंच के आने के बाद तो सब कुछ चहचहाने लगेगा, सब कुछ यंग हो जाएगा। सो जैसे ही गोल्ड फिंच आती है, मतलब अब सीन में लाइफ आ गई है। गोल्ड फिंच जो है ये लाइफ का सिंबल है। तो थ्रू गोल्ड फिंच लाइफ हैज़ एंटर्ड इनटू द लाइफ ऑफ लेबर्नम ट्री। तो ये छोटी सी गोल्डन कलर की चिड़िया आती है और अपनी ट्विचिंग चिरप से पूरा सीन ही बदल देती है। अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एंड एट अ ब्रांच एंड, अचानक से एक हलचल होती है ब्रांच एंड पर, मतलब ब्रांच के पॉइंट पर, ब्रांच एंड पर एक हलचल होती है, स्टार्टलमेंट हो जाती है। जैसे किसी सोए को अचानक से किसी ने जगा दिया हो, ऐसे ही पेड़ की भी जो शांति थी, जो क्वाइटनेस थी, जो स्टिलनेस थी, वो भी एकदम से ख़त्म हो जाती है। पेड़ अचानक से लाइफ और स्पीड आ जाती है वहाँ पर, मतलब उसके अंदर भी एक ताजगी आ जाती है, एकदम बूस्ट बूस्ट फील करता है पेड़ जो है। देन स्लीक एज लिजर्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, फिर वो जो बर्ड है वोल्ड फ्लिंच, वो बिल्कुल छिपकली की तरह, जैसे छिपकली आपने देखी लिजर्ड कितनी तेज़ी से चढ़ जाती है ना, कहीं भी भाग जाती है एकदम तेज़ी से, बिल्कुल उतनी ही तेज़ी से ये भी, मतलब ये जो गोल्ड फिंच है ये लिजर्ड की तरह है, बहुत ही अलर्ट है, बहुत ही अब्रप्ट है, मतलब बहुत ही फुर्तीली है, बहुत ही चौकन्नी है और एकदम स्पीड से चलती है। सो पोएट ने यहाँ पर जो बर्ड है गोल्ड फिंच है, इसकी जो स्पीड की जो कंपैरिजन किया है वो लिजर्ड से किया है। मतलब ये जो बर्ड है गोल्ड फिंच और लिजर्ड, ये दोनों ही बहुत ही तेज़ी और बहुत ही मतलब बहुत तेज़ चलते हैं, बहुत फुर्तीली से चलते हैं और बहुत ही अलर्ट रहते हैं, सावधान भी रहते हैं। अब ये वापस इस गोल्ड फिंच की बात हो रही है। शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप। अब वो पेड़ की जो घनी डालियों में एंटर करती है, थिकनेस में, मतलब जो थिकनेस थी ना पेड़ की, जो घनी डालियाँ थी, पत्तों से भरी डालियाँ थी, उन पर वो एंटर करती है जैसे कोई मशीन चल पड़ी हो, एज अ मशीन स्टार्ट अप। जैसे मशीन, जैसे आपके पास कोई मशीन है सपोज, ठीक है, तो क्या होता है, वो जैसे आपके पास कार है, सपोज आपकी कार अभी पार्क्ड है तो बिल्कुल शांत है, कोई मूवमेंट नहीं है। लेकिन या आपके पास कोई बाइक है, सपोज जैसे आपके पास बुलेट बाइक है, कितना शोर करती है ना बुलेट बाइक, तो वो खड़ी है, पार्क्ड है आपके पास, तो कोई कुछ हलचल नहीं होगी, कोई शोर नहीं करेगी। लेकिन जैसे आप उसको ऑन करेंगे वो शोर मचाना चालू कर देगी। सेम सिमिलरली ऐसे ही, मतलब वो पेड़ की थिकनेस से हरे भरे पत्तों में उसने एंटर जैसे ही किया, ऐसा लगा जैसे कि कोई मशीन चल पड़ी, एकदम से शोर हो गया, शोर शराबा हो गया, काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट हो गई। सो चिड़िया के आने से पूरा पेड़ एकदम लाइफ, पूरे पेड़ में एकदम लाइफ आ गई है। पहले पेड़ बिल्कुल लाइफलेस लग रहा था, लेकिन अब फुल ऑफ लाइफ लग रहा है। उसकी चिड़िया की चहचहाट, बच्चों की आवाज़ें, सब मिलकर पेड़ को मशीन की तरह चालू कर देती है। ऑफ चिटरिंग्स एंड ट्रिमर्स ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स, मतलब पेड़ों की चहचहाट, उसके पंखों की, सॉरी, चिड़िया की चिटरिंग, मतलब चिड़िया की जो चहचहाट है गोल्डफिंच की, उसके पंखों की ट्रिमर यानी कि फड़फड़ाहट, और ट्रिलिंग्स यानी कि मधुर तानों, मतलब उसकी जो चिड़िया की आवाज़ है बड़ी मधुर है, उससे वो पूरा जो सिनेरियो है, जो एनवायरनमेंट है, पूरा भर जाता है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, पूरा पेड़ कांप उठता है, एकदम एडवेंचरस हो जाता है। मतलब जो पोएट है टेड ह्यूज, वो पेड़ को एक इंसान की तरह देख रहे हैं, जैसे किसी ने उसमें एकदम नई एनर्जी डाल दी हो, राइट। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। अब ये जो गोल्ड फिंच है ना, ये अपनी फैमिली की इंजन है। अब यहाँ पर ये जो लाइन है, ये काफ़ी पर्सोनिफिकेशन के साथ है कि गोल्ड फिंच अपने बच्चों को खाना, मतलब खाना देती है तो वो उन्हें एनर्जी देती है। जैसे जैसे कि कोई मशीन होती है ना, मशीन को कौन चलाता है, उसका इंजन, चाहे मशीन छोटी हो चाहे बड़ी हो।
कोई व्हीकल हो, मतलब मशीन जो है उसको इसका इंजन चलाता है। ऐसे ही ये जो चिड़िया है, जो गोल्ड फिंच है, ये भी अपनी फैमिली के लिए इंजन का काम करती है, क्योंकि अपने बच्चों को खाना खिलाती है, फिर मतलब इधर उधर से खाना लेके जाती है ना। शी स्टोक्स इट फुल एंड फ्लर्ट्स आउट टू अ बर्ड एंच। अब वो अपने बच्चों को खाना खिलाती है, फिर उड़कर शाखा पर लौट आती है, मतलब यहीं आप ब्रांच एंड पर वो लौट आती है। स्टोक्स का मतलब है फ्यूल डालना, तो शी स्टोक्स इट फुल मतलब अपने बच्चों को वो खाना खिलाती है। तो यहाँ पर पोएट ने दिखाया है कि जो माँ चिड़िया है, मदर मदर गोल्डफिंच है, वो अपने भोजन बच्चों को खाना देकर, मतलब उनकी लाइफ में एनर्जी देकर, फिर मतलब एनर्जी देकर वो चली जाती है। शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। अब वो अपने जो गोल्ड फिंच का जो फेस है वो बहुत ही बार्ड फेस है, मतलब आइडेंटिटी मास्क है उस पर, मतलब धारीदार चेहरा है और धारीदार चेहरे वाली पहचान दिखाती है। मतलब उसके चेहरे पर सुनहरे और काले रंग की स्ट्रिप्स हैं, धारियाँ हैं, वही उसकी पहचान है। तो पोएट उसकी ये सुंदरता को और उसके जो उसके अंदर आत्मविश्वास है उसको दिखाता है। लास्ट लाइन्स हैं ये। देन विद एरी डेलिकेट विसल चिरप विस्परिंग्स। अब फिर धीरे से अजीब सी एक कोमल सी सीटी जैसी आवाज़ में चहचहाती है, जैसे वो उसकी एकदम मधुर ध्वनि है, मतलब एक वो जैसे फेयरवेल टाइप कर रही हो, राइट, फेयरवेल कर रही हो इस तरह का है। मतलब वो एक जाते समय वो एक बड़ा सुंदर गाना गाती है, विस्परिंग चिरप विसल चिरप विस्परिंग के साथ वो बड़ा ही डेलिकेट सा गाना गाती है। शी लॉन्चेस अवे टूवर्ड्स इन्फिनिटी, और फिर उसके बाद वो लॉन्चेस अवे मतलब वो उड़ जाती है टूवर्ड्स द इन्फिनिट, मतलब अनंत, इन्फिनिट, आकाश की ओर उड़ जाते हैं। अब आकाश की तो कोई सीमा है ही नहीं, हम हमें जहाँ तक हम आसमान में देखते हैं हमें आसमान ही दिखता है, कुछ और तो हमें दिखता नहीं है। तो वो उस इन्फिनिट स्काई में उड़ जाती है, मतलब वो ऊंचाई की ओर चल पड़ती है, क्योंकि और वो जो ये गोल्ड फिंच है, ये फ्रीडम और सेल्फ जो होता है ना, क्या बोलते हैं, सेल्फ बिलीव का एक सिंबल है, ठीक है। एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी। और जैसे ही चिड़िया उड़ जाती है, चिड़िया के उड़ने के साथ ही पेड़ फिर से शांत हो जाता है, फिर से खाली हो जाता है। तो जैसे उसका लाइफ का एक साइकिल पूरा हो गया। अब अगले दिन फिर चिड़िया आएगी, ये हाँ फिर शोर होगा, फिर यहाँ चहचहाट होगी, चिड़िया फिर उड़ जाएगी, फिर सब शांत हो जाएगा, अगले दिन तक सब शांत रहेगा, फिर अगले दिन फिर चिड़िया आएगी। तो ये साइकिल है। तो आज इस पोएम में एक साइकिल पूरा हो गया है, मतलब जब तक चिड़िया थी पेड़ बिल्कुल फुल ऑफ लाइफ था, उसके जाते ही फिर से लाइफलेस हो गया, उसका जीवन एकदम शांति से भर गया, राइट। तो काफ़ी डीप मीनिंग वाली पोएम थी देखा जाए तो। इस पोएम में टेड ह्यूज हमें ये दिखाना चाहते हैं कि लाइफ और नेचर में जो एनर्जी का सोर्स है वो एक दूसरे से जुड़ा है। पेड़ खुद तो साइलेंट रहता है, पर उस पर एक भी जो भी लिविंग बीइंग आता है, चाहे वो गोल्डफिंच हो, चाहे कोई भी पक्षी हो, कोई भी जानवर हो, उसमें लाइफ है, उसमें स्पीड है, उसमें पीस है, मतलब उसमें आ जाता है। जैसे ही कोई पक्षी आता है तो पेड़ में अपने आप से लाइफ आ जाती है। तो ये पोएम हमें सिखाती है कि हर छोटा से छोटा जीव या हर बड़े से बड़ा इंसान या छोटा इंसान हमारा एक एनर्जी का सोर्स है, राइट। चलिए एक और पोएम है हमारे इस यूनिट में जिसको पढ़ते हैं, द वॉइस ऑफ रेन। सो द वॉइस ऑफ रेन बाय वॉल्ट विटमैन। It's a beautiful and philosophical conversation between a poet and the rain. So it appears in Class 11 English Hornbill book and reflects Walt Whitman's deep love for nature and his belief that everything in nature world has a purpose and a voice of its own. तो ये जो पोएम है ये एक कॉन्वर्सेशन है पोएट और रेन के बीच में. इन दिस पोएम द पोएट आस्क द रेन हु आर यू, एंड सरप्राइजिंगली द रेन रिप्लाइज, मतलब वो पूछ रहा है पोएट कि तुम कौन, और वो रिप्लाई दे रही है कि वो कौन है. एंड इट इंट्रोड्यूस इटसेल्फ एज द पोएम ऑफ द अर्थ. सो वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है रेन की, मैं रेन हूँ, मैं पोएम हूँ अर्थ की, सेइंग दैट इट राइजेस फ्रॉम द लैंड एंड सी in the form of vapor, goes up to the sky and returns to the earth as a rain to give life, beauty and freshness to everything. Through this imaginative dialogue, Walt Whitman beautifully explained the cycle of rain,
that is evaporation, condensation, and precipitation. But in poetic and spiritual way, the rain symbolizes purity, renewal, and endless cycle of creation. So Walt Whitman's language is musical and his tone is calm, reflective, and full of wonder. The poem reminds us that just as the rain nurtures the earth, art and poetry nourish the human soul. तो चलिए पढ़ते हैं इसको. And who art thou? Said I to the soft falling showers. देखिए ये जो यहाँ पे ना कुछ वर्ड्स हैं जो अर्काइक इंग्लिश के हैं, जैसे आर्ट, इसका मतलब होता है आर. दाउ, इसका मतलब होता है यू. एंड who art thou, it means and who are you? Said I to the soft falling showers. तो यहाँ पोएट कहते हैं कि मैंने गिरती हुई बारिश से पूछा कि तुम कौन हो. मतलब यहाँ पर पोएट बारिश को एक एज अ पर्सन ट्रीट कर रहा है और उसको सीधा सवाल पूछ रहा है कि तुम कौन हो. तो ये एक कॉन्वर्जेशन है नेचर और पोएट के बीच में. Which, strange to tell, gave me an answer as here translated. वो कहता है कि कितनी स्ट्रेंज बात है, मतलब आश्चर्य की बात है कि बारिश ने मुझे आंसर भी दिया. और वो उन्होंने, मतलब बारिश ने तो अपनी बारिश की टिप 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 करके आंसर दिया होगा, लेकिन यहाँ पोएट उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं. और वो क्या कह रहे हैं, मतलब बारिश ने जो कहा उनसे उसको ट्रांसलेट करके बता रहे हैं. बारिश ने कहा, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ रेन. यहाँ पर बारिश की आवाज़ ने कहा कि मैं अर्थ की पोएम हूँ. बारिश अपने एग्जिस्टेंस को अर्थ की पोएम, यानी अर्थ की पोएम कह रही है. जैसे कवि अपनी फीलिंग्स को, पोएट अपनी फीलिंग्स को पोएम में बताता है ना, वैसे ही धरती जो है, अर्थ जो है, अपनी सुंदरता को, अपने जीवन को रेन के फॉर्म में एक्सप्रेस करती है. जैसे पोएट अपनी पोएम से अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने एक्सप्रेशंस बताता है, ऐसे ही अर्थ जो है बारिश के थ्रू अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रही है. इसी वजह से अर्थ की आवाज़, रेन की वॉइस ने कहा कि मैं अर्थ की पोएम, क्योंकि अर्थ जो है, धरती जो है, मेरे थ्रू, बारिश के थ्रू अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है. इटर्नल आई राइज इन इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी. वो कहती है कि मैं ना इटर्नल हूँ, मतलब अनंत रूप से मैं लैंड और पूरे के पूरे बॉटमलेस सी से इनविजिबल रूप में उठती हूँ मैं. मतलब मैं पूरी ज़मीन से भी, और जो ये बॉटमलेस सी है, मैं यहाँ से उठती हूँ, मैं यहाँ से राइज होती हूँ. मतलब यहाँ पे जो बारिश है ना, अपने पूरा प्रोसीजर बता रही है. देखिए, आपने अगर साइंस पढ़ी होगी, आप साइंस पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि सबसे पहले पानी से होता है वेपराइजेशन. पानी वेपर होता है, इवेपोरेशन बोलते हैं इसको. फिर वो, मतलब वो गैस की फॉर्म में आ जाता है, फिर वो कंडेंस होकर बादल बन जाता है, फिर वो बारिश हो जाती है. तो सबसे पहला स्टेप बता रही है कि मेरा जो जन्म होता है, मेरा जो राइज होता है, वो लैंड से होता है और बॉटमलेस सी से होता है. राइट. मतलब जो पानी है वो भाप बनकर बादलों में कन्वर्ट हो जाता है और फिर से उसका जो फॉर्म बदलता है. पर सार तो वही है, मतलब जो मेन चीज़ है वो तो वही है कि बारिश हो जाती है. राइट. Upward to heaven whence vaguely formed all together chained yet the same. वो कह रहे हैं कि मैं जब वेपर बन जाती हूँ, मतलब मैं जब, मेरा जब राइज हो जाता है लैंड और बॉटमलेस सी से, तो मैं आकाश में, हेवन में चली जाती हूँ बादल बन के, जहाँ मेरा फॉर्म बदल जाता है. वेगली फॉर्म्ड हो जाती हूँ मैं, मतलब मेरा जो वो रूप बदल जाता है, मेरा फॉर्म बदल जाता है, पर मैं तो वही हूँ, ऑल टुगेदर चेंज. मतलब मैं पूरी बदल जाती हूँ, बट मैं सेम रहती हूँ. फिर से मैं बारिश बन के, पानी बन के आ जाती हूँ. राइट. आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स एटोमीज 10 लेयर्स ऑफ द ग्लोब. फिर वो बताती कि मैं मतलब मैं पहले नीचे ही रहती हूँ, धरती पे ही रहती हूँ मैं, पानी पे और लैंड पर, मतलब सी में और लैंड पर. फिर मैं ऊपर आसमान में चली जाती हूँ, हेवंस में चली जाती हूँ. मैं वापस नीचे आती हूँ, और जब मैं नीचे उतरती हूँ तो मैं अर्थ की जो ड्रॉट्स है, जहाँ पर पानी का सूखा पड़ा हुआ है, जहाँ पर पानी की ज़रूरत है, मतलब जहाँ सूखा पड़ गया है, जहाँ पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, मैं वहाँ जाती हूँ. मैं एटोमीज़ में, मतलब हर कण में जाती हूँ. और जो
ग्लोब पर मतलब अर्थ पे जो डस्ट लेयर्स है ना, मैं उसको क्लीन करती हूँ। जैसे अभी आजकल आप देखोगे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, तो गवर्नमेंट ने भी कहा था कि हम आर्टिफिशियल रेन कराएंगे। तो उसका पर्पस क्या था, कराई नहीं उन्होंने, लेकिन कहा था और करानी चाहिए थी उनको। तो उसका पर्पस ये था कि जब बारिश होगी तो जो डस्ट लेयर है, जो ये पोल्यूशन है, ये थोड़ा सा क्लीन हो जाएगा, तो हवा क्लीन हो जाएगी। तो वो यही कह रही है कि मैं जब नीचे वापस आती हूँ धरती पर, तो मैं जहाँ सूखा होता है वहाँ जाती हूँ, हर एक कण में जाती हूँ, मैं डस्ट लेयर्स को धो देती हूँ, मैं धूल को धो देती हूँ, मतलब जब मैं नीचे उतरती हूँ, मतलब बादल से फिर से बारिश बनकर मैं धरती पर गिरती हूँ। तो उसका जब वो धरती पर गिरती है, मतलब बारिश जब धरती पर वापस आती है, तो उसका जो मोटिव होता है वो होता है लाइफ देना, सफाई करना और ताजगी लाना, राइट। जैसे आपके पास घर में आपके कोई प्लांट होगा, अगर वो सूख गया है तो बिल्कुल लाइफलेस लगेगा, आप उसे पानी डाल दीजिए, उसके पत्तों को धो दीजिए, बिल्कुल फिर से उसमें लाइफ आ जाएगी। बस वही चीज़ है। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न। अब वो कहती है कि अगर मतलब मैं नहीं हूँ, मतलब अगर मुझसे मतलब जो भी मुझसे पहले केवल सिर्फ जो अनबॉर्न है, जो सिर्फ बी सीड्स के फॉर्म में है, मैं उसे लाइफ देती हूँ। अब आप मिट्टी में बीज डाल दीजिए, पानी मत दीजिए, तो वो हज़ारों सालों तक भी वो बीज ही रहेगा। अगर उसमें पानी नहीं जाएगा ना कभी भी, तो वो कभी भी बीज से पौधा नहीं बनेगा, उसमें लाइफ नहीं रहेगी। तो यहाँ पे बारिश कह रही है कि मैं लाइफ देने के लिए आती हूँ यहाँ पर। अगर मैं नहीं रहूँगी ना, एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न। तो अगर मैं नहीं रहूँगी तो जो सीड्स है वो सिर्फ लेटेंट रहेगा, अनबॉर्न रहेगा। तो मैं लाइफ देने आई हूँ सीड को, मतलब बारिश के बिना बीज केवल बीज ही है, उसकी बूंदें तब तब तक नहीं, मतलब जो बारिश की बूंदें हैं वो उसको अंकुरित करती है, उसको मतलब उसमें से पौधा निकालती है। इस तरह बारिश जो है वो लाइफ का सिंबल बन जाती है। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। मैं दिन रात अपने सोर्स, मतलब अर्थ, मतलब वहाँ पर अपने कुछ मतलब अर्थ को, मैं अपने सोर्स को लाइफ लौटाती रहती हूँ। मेरा जो सोर्स है वो क्या है, मेरी सोर्स तो अर्थ ही है। मैं यहीं से आई हूँ, मैं फिर कुछ टाइम के लिए आसमान में गई, लेकिन मैं वापस यहीं धरती पर आई हूँ। तो मेरा जो दिन रात, मतलब मेरा ये पूरा साइकिल चलता रहता है। मैं दिन रात, मेरा एक ही मोटिव है कि जहाँ से मेरा ओरिजिन हुआ है, मेरा खुद का ओरिजिन हुआ है, मैं उसको लाइफ दूँ। मतलब एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट, मतलब हमेशा दिन रात मैं लाइफ देती रहती हूँ मेरे खुद के ओरिजिन को, यानी कि अर्थ को, राइट। मतलब एक साइकिल करती रहती हूँ मैं, राइट। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाइड, मतलब वो ये कह रहे हैं कि मैं अपनी ओरिजिन को मैं प्योर करती हूँ और उसको सुंदर बनाती हूँ। जैसे बारिश के बाद ना हर चीज़ धुल जाती है, जैसे जैसे सपोज आपके पेड़ पौधों पे मिट्टी हो गई है, अभी पोल्यूशन से भी बहुत ज़्यादा मिट्टी हो गई है। जब बारिश होगी तो वो सारे पेड़ पौधे धुल जाएंगे, कितने सुंदर ग्रीन कलर के हमें दिखने लगेंगे। तो उस बात के लिए कह रही कि मैं सुंदर बनाती हूँ चीज़ों को, मैं प्योर करती हूँ। For song issuing from its birthplace and after fulfillment wandering ragged or unragged duly with love returns। तो वो कहती है कि अम, मैं एक सॉन्ग की तरह हूँ, जैसे जो गीत है वो अपने बर्थ प्लेस से निकलता है, अपना काम पूरा करता है आफ्टर फुलफिलमेंट, मतलब अपने बर्थ प्लेस से निकलता है। एक सॉन्ग जो है वो अपने बर्थ प्लेस से निकलता है, अपना काम पूरा करता है, वॉन्डरिंग रैड और अनरैड, चाहे किसी को पसंद आए या नहीं पसंद आए, लेकिन ड्यूली विथ लव रिटर्न्स, लेकिन फिर भी प्यार से वापस लौट आता है। तो ये जो आखिरी पार्ट है ना पोएम का, ये बहुत ही डीप है। कब पोएट जो है यहाँ पर वॉल्ट विटमैन, यहाँ पर बारिश की जो कंपैरिजन है वो पोएम से कर रहा है, मतलब बारिश और पोएम। जैसे बारिश धरती से उठती है, अपना काम करती है और फिर लौट आती है, मतलब धरती से उठी, इवेपोरेट हुआ, बादल बनी, बादल से फिर बारिश और धरती पर वापस लौट आई। वैसे ही कविता जो होती है, पोएम जो होती है, पोएट के मन से निकलती है, लोगों तक पहुंचती है, अपना इन्फ्लुएंस डालती है, और प्रेम के साथ अपने सोर्स, यानी कि अपने तो कवि जो है, पोएट, वहाँ जो उसका सोर्स था उसके दिल में वापस लौट आती है प्यार से। तो जैसे बारिश का काम होता है
अपनी जगह से उठना, अपना काम करना और वापस लौट आना। ऐसे पोएम का भी काम होता है, पोएट के मन से निकलना, लोगों तक पहुंचना, प्यार बटोरना और वापस पोएट के हार्ट में आ जाना, राइट। सो ये पोएम नेचर और क्रिएशन का एक सुंदर सिंबल है। बारिश यहाँ पर सिर्फ एक वाटर नहीं है, बारिश यहाँ पर लाइफ है, रीइंकार्नेशन और लव की एक्सप्रेशन है। वॉल्ट विटमैन दिखाते हैं कि जैसे बारिश अर्थ को लाइफ देती है, वैसे ही पोयम जो है इंसान को, उसकी आत्मा को नर्चर करती है। सो पोयम का जो टोन है, ये जो पोयम है इसका पूरा जो टोन है फिलोसफिकल है, म्यूज़िकल है, और हमें ये सिखाता है कि नेचर में हर एक साइकिल एक पोयम है जो कंटिन्यूटी के साथ और लव से भरी हुई है। सो समरी अगर हम बात करें तो शुरुआत में पोएम पूछता है रेन से कि वो कौन है। रेन उसको रिप्लाई देती है कि वो पोएम है अर्थ की। वो लैंड से सी में जाती है, क्लाउड बनती है, फिर वापस रेन बन के लाइफ अर्थ पे आ जाती है और लाइफ देती है, प्योरीफाई करती है, ब्यूटीफाई करती है नेचर को। पोइट्री भी इसी तरह की फुल साइकिल को कंप्लीट करती है और वापस अपने सोर्स से लव इकट्ठा करके वापस आ जाती है, राइट। सो यहाँ ये क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि अभी ये यूनिट ख़त्म हो गया है। सो एवरी पीस वी हैव रेड द लिबर्नम टॉप, और क्या पढ़ा हमने, एक और चीज़, हाँ एक मिनट, द वॉइस ऑफ द रेन, द लिबर्नम टॉप and the discovering that the saga continues. So we have read a story of courage, a poem of nature and a song of rain carried one common message. एक common message था इन तीनों चीज़ों में, that is the message is life is beautiful when we observe, connect and give meaning to it. जैसे आपने पढ़ा discovering that the saga continues, we saw how science and history come together to reveal the mystery of the past, reminding us that every discovery is a step toward the understanding ourselves. In the poem Laburnum Top, the silent tree came alive with the touch of the tiny bird, teaching us that life and energy exist in togetherness and connection. And in the voice of rain, we realize even the simple natural process like rain have a voice, a rhythm, and a purpose. It reminds us that everything in nature is poetry full of life and love. So, dear students, आज के लिए इतना काफ़ी है. Keep exploring, keep feeling and keep learning, because every drop, every leaf and every sound around us tells a story if only we pause to listen. If you like this lesson, then don't forget to like the video, share it with your friends and classmates, and subscribe for more such beautiful lessons and explanations. Thank you.